आम आदमी पार्टी पिछले 7 साल से पंजाब की सियासत के धरातल पर दस्तक दे रही है। लोगों ने रोशनी भी दिखाई है, लेकिन सत्ता के शिखर की राह नहीं। सत्ता के शिखर की राह तलाशने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब में मोर्चा संभाले हुए हैं और उनके लेफ्टिनेंट के तौर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम का चेहरा भगवंत मान जुटे हुए हैं। क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में शिखर तक की राह पर ले जा पाएगी ये जोड़ी? इसी तमाम चीजों पर सवाल जवाब का दौर होगा अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से एक साथ। दोनों ही एबीपी न्यूज पर हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। केजरीवाल साहब, कैसे यह रहा 2014 से अब तक मुश्किल बनी रही और उसको अब आप आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या रोशनी सत्ता के शिखर पर नजर आ रही है? देखिए, ये वाला चुनाव पंजाब की तरक्की का चुनाव है। ये चुनाव को मैं आम चुनाव नहीं मानता। 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक पंजाब के लोगों ने 26 साल कांग्रेस को मौका दिया। 26 साल कांग्रेस रही, 19 साल बादल परिवार को मौका दिया। इन दोनों ने मिलकर पंजाब को लूटा है। इस बार पंजाब के पास क्या क्या विकल्प है? एक विकल्प है जो रेता चोरी करते हैं, दूसरा जो नशा बेचते हैं, और तीसरा कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। तो पंजाब के लोगों को तय करना है कि इस बार नशा बेचने वालों को वोट देना है, कि रेता चोरी करने वालों को वोट देना है, कि कट्टर ईमानदार भगवंत मान को वोट देना। केजरीवाल साहब, पिछली बार ये कट्टर ईमानदार शख्स नहीं था कोई, इसलिए आप चूक गए। बहुत हवा बनी लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुई। कई सारी प्रॉब्लम्स थी, कई सारी गलतियां भी हमसे हुई, जनता ने भी हमें मौका नहीं दिया। उन गलतियों को हमने सुधारा, उन गलतियों से हमने सीखा, जनता के पास एक और प्रोग्राम लेके गए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार पंजाब के लोग मौका देंगे। आपने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी आम आदमी नहीं, बेईमान आदमी है। एक रेड के आधार पर आपने इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया? मैंने थोड़ी लगाया, आपने ट्विटर पे लिखा। ईडी ने कहा, उनके सब लोगों ने देखा, ईडी की रेड हुई उनके रिश्तेदार के यहाँ, करोड़ों रुपए कैश में बड़े बड़े बंडल गिन रहे थे। उसके अगले दिन कैप्टन अमरिंदर साहब ने बोला कि मैंने तो सोनिया गांधी जी को कहा था कि ये रेता चोरी करता है। तो आप इतने लोगों के बयान आ रहे हैं, उसके बाद मजीठिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत रखे। तो ये तो पंजाब का बच्चा बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। आपको क्या लगता है कि कैप्टन साहब अब जो बोल रहे हैं और विक्रम मजीठिया अब जो बोल रहे हैं वो सच है? पर ईडी जो बोल रहा है वो तो सच है। ईडी को उनके रिश्तेदार के यहाँ 10 करोड़ रुपए या और 56 करोड़ की एंट्री मिली, करोड़ों रुपए की नकदी मिली, जगुआर गाड़ियां मिली। तो 111 दिन की सरकार में अगर उन्होंने इतना कर दिया तो मैं समझता हूं कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। भगवान जी, आपको क्या लगता है कि अगर वो 3 महीने में इतनी करप्शन कर रहे थे तो आप तो पार्टी के प्रधान थे, आपको ये मुद्दा जोर शोर से सड़कों पे उठाना चाहिए था कि आपको पता ही नहीं लगा? कैप्टन साहब ने जब अलग हुए, उन्होंने कहा कि मेरी कैबिनेट के बहुत से मंत्री माफिया में इन्वॉल्व हैं। हम लोग जब से हमारी सत्ता विपक्ष में आए हैं, हम हर रोज कहते थे कि लैंड माफिया, सैंड माफिया, एक्साइज माफिया, इसको ठीक करो। जिस दिन कैप्टन साहब वो बोल रहे थे ना कि मैं एक बार हेलीकॉप्टर में जा रहा था और नीचे मैंने देखा कि वहाँ माइनिंग चल रही है, तो मैंने फ़ोटो वगैरह खींची, और जब मैं लैंड किया तो मैंने पूछा कौन है, तो उसमें चन्नी साहब का नाम था। और कैप्टन साहब को शायद भूल गए होंगे वो कहाँ जा रहे थे, मैं बता देता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा मैं कहीं जा रहा था। वो वहाँ जा रहे थे माजा में, जहाँ 150 आदमी जहरीली शराब पी के मर गया था, उसमें भी उनके एमएलए का नाम इन्वॉल्व था। तो ये एक्साइज माफिया की तरफ जा रहे थे, नीचे माइनिंग माफिया देख लिया। कहते सोनिया जी ने मुझे फ़ोन किया कि चरणजीत चन्नी जो है इन्वॉल्व है। कहते हाँ जी, तो करो उन पर केस। तो कैप्टन साहब ने कहा मैंने कहा मैं कीते केस करा तो सारे ही आ वही उत्ते पे हैं। सो इस करके ये जेडे पैसे मिले ने, चलो चरणजीत चन्नी जी कहते हैं कि
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਰੀਐਂਟ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਸੀ, ਬੈਡਰੂਮ ਤੱਕ ਫਰੋੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? 10 ਮਫਲਰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ ਦੱਸੋ? 10 ਮਫਲਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ 10 ਕਰੋੜ रुपया मिला है। और उन्होंने साली का बेटा है। मुझे ये बता दीजिए कोई रिश्तेदार के यहाँ 10 करोड़ रुपया इसलिए इनाम तो देके नहीं जाएगा कि आपके मास्टर आपके फुफ्फड़ जो है वो मुख्यमंत्री बन गए, नाम किसी ने किसी काम के लिए दिया होगा। चन्नी साहब ये क्लियर करें कौन आप ये कह रहे हैं कि पैसे लेके काम होते थे? बहुत ज़्यादा जो है नॉट ओनली चन्नी साहब, धर्मसोत जो स्कॉलरशिप का स्कैम और जलालपुर नकली शराब के स्कैम, तो स्कैम तो चल रहे थे। सिद्धू साहब तो ये भी कहते हैं केजरीवाल साहब कि आपने भी दिल्ली में जगह जगह ठेके खुलवा दिए और दीप मल्होत्रा को, पॉन्टी चड्डा की कंपनियों को आपने ठेके दे दिए। रोज सिद्धू साहब ये एलिगेशन लगाते हैं आप पे। सिद्धू साहब की तो सुना ही मत करो आप, उन पे आजकल बहुत दया आती है मेरे को। क्यों? मतलब उनका क्या हाल बना दिया कांग्रेस ने, अच्छे खासे इंसान थे। तो सिद्धू साहब को छोड़ दो, उन पे हमें सिंपैथी है उनके साथ। पर ऐसा बार बार क्यों बोलते हैं वो आपको? वो तो वही बताएंगे क्यों बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं तो उनसे जवाब मांगता हूँ, आप उनसे पूछिए वो जवाब क्यों नहीं देते हैं? हमें जनता के जवाब देने हैं, हमें सिद्धू के जवाब नहीं देने, चन्नी के जवाब नहीं देने, बादलों के जवाब नहीं देने। इनको किस चीज के जवाब दें? ये लोग जवाब दें, सत्ता में तो ये बैठे थे, हम किस चीज के जवाब दें? पर इसका जवाब मैं दे देता हूँ। दिल्ली के अंदर हमने शराब के जितने ठेके थे वो अनइवन थे। मतलब इस इलाके में मान लो 5 दुकानें, यहाँ एक भी नहीं है तो यहाँ नकली दारू बिकने लग जाती है। यहाँ इतने ठेके, यहाँ एक भी नहीं है तो यहाँ नकली दारू भी। तो हमने सारे बंद करा के उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई हर वार्ड में 2 से 3 खुलेंगे। उसको पहले 750 दुकानें होती थी, अब 746 दुकानें हैं, 4 दुकानें कम करी है। तो किस चीज़ के बढ़ा दिए? झूठ बोलते हैं। नौटंकी सरकार है ये, उनके चन्नी साहब भी नौटंकी करते हैं, सिद्धू साहब भी नौटंकी करते हैं, ये सारे के सारे नौटंकी करते हैं। वो एक बात और कहते हैं कि उनकी बात तो रहने ही दो। बादल साहब की जितनी बसें हैं उनको क्यों नहीं दिल्ली सरकार रोकती है, क्यों वो एयरपोर्ट तक जाती हैं? और इसलिए हम जाकर केजरीवाल साहब के घर के बाहर धरना भी दे के आए। कहते सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और कानून है कि एक राज्य से जब बसें दूसरे राज्य में जाती हैं तो वो केवल ISBT तक जा सकती हैं, बस अड्डे तक जा सकती हैं, बस अड्डे के बाहर घूम नहीं सकती। तो जो पंजाब सरकार से बसें आती हैं वो केवल बस अड्डे तक जा सकती हैं, वो एयरपोर्ट नहीं जा सकती, ये कानून है। बादलों की जो बसें चलती हैं वो एयरपोर्ट क्यों जाती हैं? वो इलीगल जाती हैं। जब जब हमें पता चला, हमने बादलों की कई बसें जब्त की हैं। कितनी बसें जब्त की हैं इसकी फिगर आपको दे देंगे। अब अगला इंटरव्यू जब आप उनका करें तो उनसे ये पूछना कि जो बादलों की बसें दिल्ली में एंटर करती हैं, दिल्ली में तो टोटल 20 किलोमीटर चलती हैं, वो पंजाब में आके 200 किलोमीटर चलती हैं हर शहर में लोगों को। वो यहाँ इसको क्यों नहीं रोकते? वो दिल्ली में एंटर क्यों होने देते हैं उसको? हमने तो उनकी फिर भी बसें जब्त की हैं, और जो हमने उनकी बसें जब्त की उससे उनको हाईकोर्ट में रिलीफ नहीं मिला। इन्होंने तो उनके ऊपर जो केस करा बादलों की बसों में 2 मिनट में छूट के आ गया हाईकोर्ट से। तो मिले तो ये हुए कमजोर केस करते हैं बादलों के खिलाफ, 2 मिनट में बादल छूट जाते हैं, उनकी बसें छूट जाती हैं। चलिए फिर तो इसका आपको फायदा ही होगा। अगर मिले हुए हैं और कमजोर केस करते हैं तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी का फायदा हुआ इसमें। बिल्कुल। केजरीवाल ने कहा कि चन्नी आम आदमी नहीं, ये बेईमान आदमी है। इसको लेकर चन्नी साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी से सलाह कर रहा हूं, मैं तो केस करूंगा, फिर इनको माफी मांगनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी से हाईकमांड से परमिशन ले रहा हूँ। बताओ क्या मुख्यमंत्री है यार। केजरीवाल के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा करने के लिए हाईकमांड से परमिशन लेनी पड़ती है। बताओ क्या हाल कर रखा है इन्होंने चन्नी। मतलब हर तीसरे दिन चन्नी साहब को तलब किया, सिद्धू को तलब किया हाईकमांड ने दिल्ली, है ना? ये आपको नहीं लगता ये 3 करोड़ पंजाबियों की इंसल्ट है? आपको याद होगा कैप्टन साहब दिल्ली बैठे रहते थे, दिल्ली जाया करते थे, 4-4 दिन इंतजार करते रहते थे। सोनिया गांधी मिलती नहीं थी उनसे। कैप्टन साहब उस टाइम मुख्यमंत्री थे। ये कैप्टन साहब की बेइज्जती नहीं थी, ये पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों की बेइज्जती थी जो कांग्रेस करती है। आप वही पत्ता उन पर फेंक रहे हैं जो पहले आपकी पार्टी के लिए बोला जाता था कि पंजाबी खुद मुख्तियारी की बात करते हैं। आज आप वही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस में आप खुद मुख्तियारी की जरूरत है। भगवंत मान मेरे बगल में बैठे हैं, इनसे ये पूछ लो पिछले 4 महीने में मेरे घर कितनी बार आए हैं? मुझे एक बार आए हैं, मेरे को याद आ रहा है, एक बार 4 महीने में।
और चन्नी साहब से पूछ लो कितनी बार, रोज 3 बार जाते हैं सोनिया गांधी के घर। आपको क्या लगता है कि अपने पार्टी चीफ के घर जाना गलत होता है? ये नहीं, भी कोई तो... गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है जी, कोई गलत नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ गलत है? पंजाब के लोग तय कर लेंगे क्या गलत है क्या सही है। चरणजीत सिंह चन्नी को 3 महीने देकर कांग्रेस ने एक तरह से बड़े दलित चेहरे को आगे पेश कर दिया और आज ये कहा जा रहा है कि उन्हीं को ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में 3 लोग थे। आपके एलओपी वो दलित बिरादरी से थे, इसके अलावा उनके साथ 2 लोग और बुद्ध सिंह लगे हुए थे, मानुक्के जी लगे हुए थे, वो तमाम लोग दलित चेहरे थे। पर आप दलित चेहरे को उस तरह से क्यों उभार नहीं पाए? नहीं, हमारे तीनों, आपने खुद ही कहा कि 3 अच्छे चेहरे हैं हमारे पास, तो उभारा तभी तो अच्छे लगे आपको। मैं मुख्यमंत्री के तौर पे कह रहा हूँ। पटियाल साहब, जब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी, कोर कमेटी, उसके चेयरमैन प्रिंसिपल बुद्धराम थे, बुढ़लाडा रिजर्व से जीतते हैं। एलओपी हरपाल चीमा जी हैं, उनके डिप्टी सरबजीत कौर मानुके हैं, वो भी जगराओं से हैं। तो ऐसा नहीं हमके कोई... आपको लगता है कि एलओपी हरपाल चीमा चन्नी के बराबर का फेस है? नहीं, जो हमारे पास पोर्टफोलियो है, लोगों ने विपक्ष में दिया, वो कैबिनेट रहे। एलओपी सबसे बड़ा रैंक होता है चीफ मिनिस्टर के बाद। हाँ, हरपाल चीमा जी मुद्दे उठाते रहे। जितने सवाल बुद्धराम जी ने, मैडम मानुकी जी ने, जितने सवाल आम आदमी पार्टी ने पूछे हैं विधानसभा में, उधर किसी ने नहीं पूछे। और भगवंत मान को आम आदमी पार्टी का चेहरा केजरीवाल ने नहीं बनाया, आम आदमी पार्टी ने भी नहीं बनाया, पंजाब के लोगों ने बनाया। हमने तो पंजाब में फोन लाइन चालू कर दी थी। फोन लाइन में अगर आपका नाम आ जाता, हम आपको अपना सीएम चेहरा बना देते। हमने ये नहीं कहा कि इसका नाम लो, इसका नाम। उस दिन मेरे से प्रेस में पूछा गया कि क्या ऑप्शंस क्या हैं, क्या आपकी पार्टी का ही हो सकता है? मैंने कहा नहीं, किसी भी पार्टी का हो सकता है, और हो सकता है पार्टी में ना भी हो। आप कोई भी नाम बता सकते हो। पंजाब की तरक्की के लिए अगर दूसरी पार्टी से मेरे को किसी को लाना पड़ेगा, मैं ले आऊंगा। भगवंत ने भी कहा था कि किसी के पैर पकड़ के दूसरी पार्टी से लाना पड़ेगा, हम ले आएंगे। लोगों ने भगवंत मान को 93.3% लोगों ने भगवंत मान के नाम पे टप्पा लगा दिया। अब आप खुद सोचो, 93.3% का मतलब क्या हुआ? 21 लाख में से 21.5 कि अकालियों ने भी इनके नाम पे वोट मारा, कांग्रेसियों ने भी इनके नाम पे वोट मारा। तो ये अकालियों का भी सीएम चेहरा है, कांग्रेसियों का भी सीएम चेहरा है, आम आदमी पार्टी का भी सीएम चेहरा है। भगवंत मान आज पंजाब का सीएम चेहरा है। कांग्रेस कह रही है कि ये तो फर्जीवाड़ा किया है, इन्होंने इतनी कॉल ही नहीं आ सकती। तुम भी करा लो। तो कल कह रहे थे राहुल गांधी, हाँ। हम वर्करों से पूछेंगे, हम भी सीएम का चेहरा देंगे। पहले कहते थे हमारे 3 चेहरे हैं, कल कह रहे थे एक दूसरे को। सिद्धू साहब ने क्या कहा कल, पंजाब में फैसले कौन करेगा? राहुल जी आज बता के जाना, और मुझे दर्शनी घोड़ा मत बनाना। इसका मतलब क्या है? और खुद ही कह रहे हैं। क्या ये भगवंत मान को सीएम का चेहरा बनाने का नतीजा है कि कांग्रेस पर दबाव आया कि उनको भी सीएम का चेहरा देना चाहिए? उनको हम धीरे धीरे राजनीति सिखा रहे हैं। दिल्ली में तो आपने अच्छी खासी सिखा दी। दिल्ली में तो सिखा दी, लेकिन जोक्स अपार्ट, ये इलेक्शन पंजाब के मसलों को हल करने का इलेक्शन है। पंजाब भ्रष्टाचार की वजह से बहुत त्रस्त हो चुका है, माफिया राज चल रहा है। जैसे अभी भगवंत जी ने बताया, एक्साइज का माफिया है, स्कूलों का माफिया है, शिक्षा का माफिया है, अस्पताल दवाइयों का माफिया है, रेता का माफिया है, बिजली का माफिया है, हर क्षेत्र में माफिया है। दिल्ली में भी था ऐसे ही, स्कूलों का माफिया चलता था, प्राइवेट स्कूल वाले फीस बढ़ा देते थे, पानी के टैंकरों का माफिया था, तरह तरह के राशन का माफिया था। सारे माफिया तोड़े। क्यों तोड़े? हमारी नीयत साफ थी। अब साफ नीयत की सरकार देंगे भगवंत मान, इनके मुख्यमंत्री बनने से सारे मसले हल होंगे, सारे माफिया की कमर तोड़ेंगे हम। भगवंत मान को चेहरा बनाने के बाद क्या बदला पंजाब में? 10 दिन में आपने क्या महसूस किया? मुख्यमंत्री बनने दो, फिर बदलेगा, अभी थोड़ा इंतजार। माहौल बदला, कुछ तो आपने महसूस किया होगा। लोगों को अच्छा लगा, बिकॉज जब 93.3% लोगों ने कहा कि भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाओ और हमने बना दिया, तो लोगों को खुशी हुई कि भाई हमारी सुनी, पंजाब के लोगों की सुनी, तो माहौल तो बहुत अच्छा हुआ माहौल तो। भगवान जी, आपको क्या बदला लगा? आप खुश काफी रहते हैं। बात ये नहीं है कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दिया सीएम साहब ने, जब लोगों ने, बात यह है कि अकेला कोहली नहीं जिता सकता, टीम चाहिए होती है। मुझे 2.25 करोड़ लोगों का साथ चाहिए ताकि हम पंजाब को दोबारा पंजाब बना सकें। फौज में हर एक को मोर्चा नहीं मिलता, हर एक को बंदूक भी नहीं मिलती, लेकिन जो उनके लिए कारतूस असला लेके आते हैं, सप्लाई करते हैं, वो भी देशभक्त। जो उनके लिए दूरबीन से
टारगेट सेट करते हैं, नक्शे बनाते हैं, वो भी देशभक्त। जो फौज के लिए लंगर तैयार करते हैं, फौज का खाना खाते हैं, वो भी देशभक्त है। इसलिए जो मेरे साथ पर्दे पर हैं वो भी, जो पर्दे पर नहीं है मेरा साथ दे रहे हैं, वो भी मेडल के हकदार होंगे अगर अपने पंजाब को दोबारा पंजाब बना दिया। केजरीवाल जी, राहुल गांधी कह के गए हैं कि हम जल्दी से जल्दी सीएम का चेहरा देंगे। आपकी पॉलिटिक्स पे उनका चेहरे देने का क्या फर्क पड़ेगा पंजाब में? कोई फर्क नहीं, उनकी अपना इंटरनल पार्टी का मामला है, वो जिसको मर्जी चेहरा बनाए। लेकिन एक होता है ना, भगवंत मान के मुकाबले वो दूसरा चेहरा जो आएगा उसको देखकर लोग वोट डालेंगे ना, तो फर्क तो पड़ता है। पार्टी तो वही है, चेहरा कोई भी हो। चेहरे तो कई बदले इन्होंने, पहले कैप्टन साहब थे, फिर चन्नी साहब बना दिए, अब किसी तीसरे को ले आएंगे। पार्टी तो वही है, उसकी नसों में भ्रष्टाचार का खून बहता है। मतलब जब वो केंद्र सरकार में थे तो उस टाइम 2G और करप्शन और कितने वो होते थे। पंजाब के अंदर जब इनकी 5 साल में सरकार थी तो तरह तरह के माफिया, जो भी भगवंत जी ने बताया, इन्होंने एक्साइज का माफिया, ये माफिया, वो माफिया। अब पंजाब को इन दोनों पार्टियों से मुक्ति चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए। वो ईमानदार सरकार कौन दे सकता है? अच्छा आप एक चीज बताओ, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हो, 7 साल से भगवंत जी MP हैं, कभी इनके ऊपर एक दाग लगा कि ये चोरी की इन्होंने? रेता की चोरी तो ये भी कर सकते थे अपने इलाके में, जो रेता चोर थे उनके साथ। तो कांग्रेस उसका हल्ला मचा देती ना। नहीं, वो सारे मिलके करते हैं ये। नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी हल्ला मचा देती, इनको एक्सपोज करने की कोशिश करते। ना, अगर ये रेता चोरी करते तो ये वो भी इनके साथ मिल जाते, फिर सारे मिलके अकाली है वो सारा परिवार है इनका, ये उनकी इनसे इसीलिए तो नहीं बनती है, उनके साथ मिलके चोरी नहीं करते। तो इन्होंने 7 साल में चोरी नहीं करी रेते की, किसी ठेकेदार से पैसे नहीं लिए। भाई बताओ, किसी ने सुना हो कि भगवंत मान ने नए पैसे की चोरी करी हो? किसी ने नहीं सुना कि इसने नए पैसे, किराए के घर में रहता है। पंजाब में एक आदमी आज MLA बन जाए, उसकी 4 तो कोठियां हो जाती हैं, 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, करोड़ों रुपए स्विस बैंक में जमा हो जाते हैं। ये तो बेचारा नंगा पुच्चा आदमी है, इनके फिर पल्ले कुछ नहीं है। ऐसा ही आज कट्टर ईमानदार आदमी पंजाब को चाहिए, अगर पंजाब को ठीक करना है। कांग्रेस के अलावा बाकी जिस भी पार्टी में सीएम का चेहरा है वो जट सिख है। कांग्रेस में अगर जो लाइन में है वो एक दलित भी है, तो कांग्रेस का दलित चेहरा होना आपके लिए या प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है? देखो जी, हमने तो कोई नहीं रखा था, हमने तो जनता से कहा था भाई आप चुन लो, चाहे दलित चुन लो, चाहे हिंदू चुन लो, चाहे जट सिख चुन लो, चाहे OBC चुन लो, चाहे कोई मर्जी चुन लो, किसी पार्टी से चुन लो, किसी प्रोफेशन से चुन लो। हमने तो नाम भी नहीं दिए थे, जनता ने इनका नाम लिया, हमने इनको बना दिया। डेमोक्रेसी है, जो जनता कहेगी हमने मान लिया। आपको लगता है कि कांग्रेस के पास दलित चेहरा होना उनका प्लस पॉइंट है? देखो जी, मैं तो फिर से यही कहूंगा कि कैरेक्टर क्या है। अगर कोई XYZ आदमी, उसकी कास्ट मत देखिए, अगर 111 दिन के अंदर कोई आदमी इतने करोड़ों रुपए रेता चोरी में कमा ले, तो मैं पंजाब के लोगों से ही पूछना चाहूंगा कि क्या आदमी वो भविष्य दे सकता है पंजाब को? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो आदमी रेता चोरी करता है, कल को CM बनने के बाद क्या वो आपके बच्चों के स्कूल बनाएगा? कल को CM बनने के बाद आपके लिए अस्पताल बनाएगा? आज पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है, जब तक 5 साल में 5 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा। ऐसे आदमी को क्यों चुनोगे आप? ये आदमी आपको भविष्य नहीं दे सकता पंजाब को। तो आपके हिसाब से तो उनको CM के चेहरे की लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ईमानदार दो, पर वो देंगे नहीं ईमानदार, उनकी नसों में ही नहीं है, भ्रष्टाचार है, पैसे ऊपर तक जाते हैं। मुकाबला 2 के बीच है, सिद्धू या चन्नी। आपके हिसाब से सिद्धू साहब? उनके इंटरनल मामले हैं, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस तो कांग्रेस ही है, चाहे कोई भी आ जाए। लेकिन उनका हालत ये है, जो उन्होंने 111 दिन की सरकार चलाई है, वो मोहल्ले की क्रिकेट टीम की तरह चलाई है। मोहल्ले की क्रिकेट टीम का कोई कैप्टन नहीं होता, जो मर्जी जहां मर्जी फील्डिंग करता है, जिसके पास बैट आ जाए वो बैटिंग करता रहता है। कई बार क्या होता है, जिसका बैट होता है वो आउट भी हो जाए ना, वो बैट लेके घर चला जाता है, तो उसको मना के लाते हैं, यार 2 ओवर और खेल लेना, है ना। तो अभी सिद्धू साहब के पास बैट है, वो 2-3 बार घर जा चुके हैं अपने, फिर मना के लाते हैं आजा आजा। चन्नी साहब के पास बॉल है, वो बॉल नहीं दे रहे किसी को। सुनील जाखड़ 3 विकेटें लेके बैठे हैं, कहते मैं नहीं दूंगा। बाजवा साहब बाहर बैठे हैं, कहते मैं ग्राउंड में फील्डिंग नहीं करूंगा, बैटिंग मिलेगी तो मैं आऊंगा। ये तो उनकी हालत है यार, कैसे पंजाब चलाएंगे ये? चन्नी की जाखड़ से नहीं बनती, जाखड़ की बाजवा से नहीं बनती, बाजवा की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू की सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की किसी से भी नहीं बनती। ये सरकार है। लेकिन सिद्धू साहब की आपसे खूब बनती है। वो केजरीवाल साहब के खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, ये क्या चक्कर है? ये तो उनको पूछिए। मैंने पूछा था, हाँ। कहते यार अपना बच्चा है।
तो ठीक है, फिर मैं उनका ही फेवरेट हूँ। फिर भाई ये जुगलबंदी क्या है? मैं जो बोल रहा हूँ वो उन्होंने मुझे बोला। मैं जिस दिन वो कुछ गलत बोलते हैं मैं इमीडिएट, उन्होंने पुलिस के बारे में बोला शब्दावली, मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पर, मैंने उसी दिन कहा नहीं। आपके बारे में उनके बड़े अच्छे विचार हैं। उनसे पूछिए कि मेरे बारे में। इनके बारे में सारे पंजाब के अच्छे विचार हैं, उनके भी अच्छे विचार हैं, बाकी 3 करोड़ पंजाबियों के भी अच्छे विचार हैं। मुझे ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो आप दोनों की जुगलबंदी काम आएगी। नहीं, मैं तो कभी मिला भी नहीं उनके। मैं तो लफ्टर चैलेंज के समय मिला था, जब करतारपुर साहब का रास्ता जाना था, जब पहली बार सभी एमपीज गए थे तब मिला था। चलिए, नेक काम के लिए मिल लेना चाहिए, आप इतना शर्मा क्यों रहे? नहीं, मैं शर्माता नहीं हूँ। मैं तो मैं उनके बारे में, जब मुझे रैपिड फायर में कोई पूछते हैं आपके पत्रकार कि नवजोत सिद्धू, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे बुलारे हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा बोल जाते हैं। तो आपके बारे में ज़्यादा बोलने तब तो अच्छा ही है। कोई बात नहीं, अगर उनको कुछ लगेगा मेरे में कमी लगेगी तो बोल देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सिद्धू वर्सेस विक्रम मजीठिया, इस बार एक बिग फाइट होने जा रही है पंजाब में। तो इसमें आपको आपकी पार्टी ने कहा, राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि ये चन्नी का मास्टर स्ट्रोक है। ये कैसे मास्टर स्ट्रोक कहा उन्होंने? वो तो राघव चड्ढा जवाब देंगे, लेकिन मैं अमृतसर ईस्ट की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये दोनों हाथी हैं, पॉलिटिकल हाथी हैं, और इनके पैरों के नीचे जनता पिस रही है। मजीठिया साहब के ऊपर इस टाइम नशे के आरोप लगे हुए हैं, नशा बेचने के। वो जेल से भागते फिर रहे हैं चारों तरफ और एंटिसिपेटरी बेल पे हैं इस टाइम। सिद्धू साहब कभी अपने हलके में निकलते नहीं हैं, उनके लोग बताते हैं फ़ोन भी नहीं उठाते, उनसे मिलने जाओ मिलते भी नहीं है घर पे। उन्होंने अपने हलके के लिए कुछ नहीं किया। इन दोनों में से वोट दे के जनता को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। चाहे इसको वोट दे दो, चाहे इसको वोट दे दो। अब हमारी जो कैंडिडेट है, एक आम महिला को हमने टिकट दी है, उसको अगर वोट दोगे, रात को 12 बजे भी उसकी घंटी बजा के उसको बुला सकते हो। आप अपना काम करने आएगी वो, उसका फ़ोन करोगे फ़ोन उठाएगी वो, आपके काम आएगी वो, आपके हल्के के लिए काम करेगी। तो अमृतसर ईस्ट की जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ, इन दोनों बड़े बड़े लोगों को लड़ने दो। अपने को इसकी लड़ाई में क्या लेना देना जनता को? इनको लड़ने दो, आप इस लड़की को जिता दो। आपको नहीं लगता बड़ी लड़ाई में छोटे का नुकसान हो गया? आपकी सीट पर ज़्यादा किसी को ध्यान ही नहीं रहेगा इस सीट पे। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता उल्टा होगा। देखना, दिल्ली ने दिखाया है। दिल्ली में हमारे जब कैंडिडेट खड़े किए पहले वाले चुनाव में, आम महिला थी शालीमार बाग से, वंदना, उसने 4 टाइम एमएलए और मिनिस्टर को हराया था, और उसके पास कुछ भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे। वो पता है कैंपेनिंग कैसे करती थी? वो और उसका हस्बैंड निकल जाते थे, सारा दिन बस नॉक कर करके लोगों की कैंपेनिंग करते। एक लड़की थी जो पत्रकार थी, 1 साल बस पहले डिग्री करके आई थी, उसको हमने टिकट दे दी, वो जीत गई। एक लड़का था बिहार से आया हुआ था दिल्ली में सिविल सर्विस की कोचिंग करने के लिए, उसको टिकट दे दी, वो जीत गया। जब ईमानदारी का बोलबाला बजता है और जब जनता साथ आ जाती है ना, तो बड़े बड़ी कुर्सियां हिल जाती है, बड़े बड़े दिग्गज हिल जाते हैं। आपको लगता है कि विक्रम मजीठिया और सिद्धू के झगड़े में ज्योति जी दोनों की हारेंगे, लॉटरी लग जाएगी? दोनों हारेंगे, देख लेना, दोनों हारेंगे। आज लिखवा लो मेरे से। अच्छा मान साहब, आपने भी पिछली बार जो है आप कूद गए थे जलालाबाद से सुखबीर बादल के खिलाफ जी, लेकिन इस बार बड़ा आप सेफ सीट चुना है आपने धुरी का। तो क्या हुआ? मतलब वो गलती लगी, हार ने सब कुछ सिखा दिया, या ओवर एक्साइटमेंट छोड़ दिया आपने? आप सेफ सीट किसको कहते हो? मुझे जो है, जितना लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए तो सभी सीटें सेफ हैं। फिर जब मैं बागा पुराना जाता हूँ, कहते यहाँ से लड़ेगा। मानसा में रैली करने गए, कहते यहाँ से तैयारी है इसकी। तो मुझे तो हर जगह से लोग कहते हैं यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। धुरी में पहले भी 14 में भी और 19 में भी 30-30 हज़ार के मार्जिन से हम जीते। और जलालाबाद में मेरी ड्यूटी लगी, पूरे पंजाब में रैलियां की, 58,000 से ज़्यादा वोट मिले। इस बार रवनीत बिट्टू क्यों नहीं लड़ रहे सुखबीर के खिलाफ? इस बार कैप्टन अमरिंदर बादल के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे? अभी सीटें अनाउंस होनी है। वो तो कल गए ही नहीं रवनीत बिट्टू, तो जरा लंबी जलालाबाद पटियाला, लंबी से बादल आए अमरिंदर सिंह, और जलालाबाद से रवनीत बिट्टू आया कि भाई भगवंत मान को जीतने देना। कांग्रेस की प्लानिंग थी कि सुखबीर को जिताना है और बादल साहब को जिताना है। इससे बड़ी और क्या एग्जांपल होगी कि ये दोनों मिले हुए हैं। इस बार क्यों नहीं रवनीत बिट्टू? यानी आपको मिलकर हराया, वरना आप नहीं हारते। रवनीत बिट्टू का क्या लेना देना था जलालाबाद में? एमपी थे लुधियाना से। एक दिन पहले मतलब उनको कहा गया जाके कागज भरो, बड़ा नेता आ जाता है तो जो वोट है वो वहीं पे रुक जाती है। कैप्टन साहब, आपको पता है, आप कहते मुझे कहते हैं आप जलालाबाद से हार गए,
आपने कभी ये पूछा कैप्टन साहब भी हार गए थे लंबी से, भट्टल भी हार गई, बिरसा सिंह पिटोआ हार गया, दलजीत चीमा हार गया। तो हमें लोगों ने 20 सीटें दी, कहते जी आप हार गए। उन सब में कोई सीएम का चेहरा थोड़ा है। 0 से 20 पहुंचने वाले तो हार गए, 54 से 15 आने वाले कहते हैं इनका तो ठीक रह गया, ये तो ठीक रह गए। सो हमें तो उसमें भी जीत मिली है। कई बार लोग टेस्ट लेते हैं, 12 में मैं हार गया था राजेंद्र कौर बट्टल से, पीपीपी की तरफ से, 2 साल में लगा रहा, उसी इलाके से 2.25 लाख से जिताया। कई बार लोग भी चेक करते हैं कि थोड़ा हरा के देखते हैं, कहीं भागता तो नहीं है ना, सच्ची मुच्ची सेवा करने आया ना, हम खड़े लोगों के साथ खड़े। केजरीवाल साहब, आप जितने भी देश में चीफ मिनिस्टर हैं उनमें एक पॉपुलर चेहरा है, लेकिन आपके भी मन में ये रहता होगा कि आप सिर्फ अभी दिल्ली में ही, आपकी पार्टी दिल्ली में ही सिमट के रह गई है, तो आपको पंजाब में वो पोटेंशियल लगती है जो आम आदमी पार्टी को रीजनल के दर्जे से निकालकर नेशनल पार्टी के दर्जे पर ले आएगी? दिल्ली में हमने अच्छा काम किया है। 7 साल हो गए, इन 7 साल में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, नालियाँ, बहुत अच्छा काम किया है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। वो पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो। पर आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है, संगठन नहीं है आम आदमी पार्टी का, तो जगह जगह संगठन बना रहे हैं। मेरा तो दूसरी पार्टियों को चैलेंज है कि भाई आप कर दो अच्छा काम, हमें कोई पूछेगा ही नहीं। अगर आप नहीं करोगे तो फिर जनता कहेगी भाई अगर केजरीवाल कर सकता है तो उसी को ले आओ यहाँ पे भी। तो पंजाब के अंदर अगर ये पार्टियाँ अच्छा काम कर देती तो मेरे को और भगवंत मान को कौन पूछता है यहाँ पे। अब उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, माफिया राज किया, तो हम लोगों को जनता साथ दे रही है। इसी तरह से गोवा में भी चुनाव लड़ रहे हैं, गोवा में भी समर्थन मिल रहा है, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी समर्थन मिल रहा है। तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे, अगर जनता चाहेगी तो हम काम करेंगे। आप दूसरी पार्टियों की नीयत और नीति पर अक्सर सवाल उठाते हैं, लेकिन पंजाब में देखा गया है कि कम से कम आपने 40-50 लोगों को, दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट दिया है। तो फिर ये क्या है, यहाँ आपके पास थोड़ा लीडरों का टोटा था या फिर आपने भी वॉशिंग मशीन लगा रही है? ये देश 130 करोड़ लोगों का देश है। हर पार्टी के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो दूसरी पार्टियों के अंदर उनकी लीडरशिप जैसी है, उसकी वजह से पार्टी का पूरा कैरेक्टर बनता है। उन पार्टियों में अच्छे लोग जो हैं, मैं तो हमेशा खुल के बोलता हूँ कि भाई अब एक अच्छी पार्टी बन गई है इस देश में, तो दूसरी पार्टियों में जो अच्छे लोग बैठे हैं और जो घुटन महसूस कर रहे हैं, छोड़ के आ जाओ, तो हम अच्छे लोगों को लेते हैं, हम बुरे लोगों को नहीं लेते। आज अगर मैं बुरे लोग को ले लूँ, मोदी साहब तो ईडी की रेड करा देंगे मेरे ऊपर, उसके ऊपर जो भी आएगा छोड़ेंगे थोड़ी। तो मेरे को भी चुन चुन के लेना पड़ता है भाई, अगर कल को इसके यहाँ ईडी की रेड हो जाए तो बच जाए, इसको कुछ होना। आप ये चीज देखते हैं कि जो भी दूसरी पार्टी से आदमी आ रहा है वो कल को बदनामी का दाग ना लगवाए? बिल्कुल, ये देखते हैं। बिल्कुल। ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि कल को कोई आपका लीडर यहाँ या एमएलए फंस गया तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। हम पहले तो हम ही उसको सजा दे देंगे, जैसे दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हमारी सरकार बनी, अब देखो किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं कि भविष्य में ये क्या करेगा। हमारी दिल्ली में सरकार बनी, सरकार बनने के 4 महीने के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर ना लोगों के पास घूमता रहता है। एक किसी का व्हाट्सएप आया, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेरा फूड मिनिस्टर एक राशन वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा है उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में। मैंने, अब वो केवल मेरे और उसके बीच में थी, मैं चाहता तो दबा देता उसको। मैंने 2 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने फूड मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया, उसको फूड मिनिस्टर को सीबीआई को सौंप दिया और मैंने तुरंत एक्शन लिया, उसके ऊपर नया फूड मिनिस्टर रख लिया। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि भविष्य में हमारा कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर वो चोरी करेगा तो जहन्नुम तक उसका पीछा करेंगे हम लोग, उसको छोड़ने वाले नहीं है। आपने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र किया कि मैंने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग पे अपने मिनिस्टर को निकाल दिया, लेकिन राज्यपाल साहब ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र किया, आपने उसको तवज्जो नहीं दी। नहीं, तवज्जो दी, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सारी सुनी मैंने। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं बताता हूँ क्या है, मैं आपको दे दूंगा, आप भी सुन लेना। मैंने तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था भाई जिस पत्रकार को चाहिए राघव चड्ढा से ले लो, इसके पास पड़ी है। उसमें 2 आदमी बैठे हैं, एक आदमी कह रहा है वो पटियाल साहब ने मेरे से 2 करोड़ मांगे थे, दूसरा कह रहा है वो फलाने ने मेरे से इतने मांगे थे, भगवंत मान मेरे से इतने मांग रहा था। 2 आदमियों को बैठ के मैं भी रिकॉर्डिंग बनवा दूं, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। इसका क्या मतलब है? 2 आदमी बैठ के गप्पे मार रहे हैं, हो सकता है दारू भी पी रखी हो दोनों ने, या हो सकता है सेटिंग हो, ये कोई सबूत थोड़ी है। इसका क्या मतलब है? ये तो कोई वो नहीं है। सवाल ले लेते हैं अगले, जल्दी से सवाल पूछिएगा। जी मैडम बोलिए। केजरीवाल सर ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ बोलिया सी कि मैं पंजाब ਦੀ हर औरत ਨੂੰ
1000 रुपए ਜਿਹੜੇ ਦਿਆ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ 1000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਓ क्यों तुसी उन्हां बारे नौकरियां बारे सोचो। आप ये कह रहे हो भाई 1,000 रुपये हम महिलाओं को दे रहे हैं तो 1,000 रुपये से क्या होगा, हम रोज़गार की बात क्यों नहीं करते, हम इसकी बात। और शायद आप ये भी कहना चाह रही हैं कि ये फ्री में हज़ार रुपये बांटने से क्या फ़ायदा। ये फ्री बी वाला जो चलता है, दोनों का मैं जवाब देता हूँ। हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली करी, पहले बहुत पावर कट लगते थे, और हमने दिल्ली में बिजली मुफ्त भी कर दी लोगों की। 73% दिल्ली के लोगों का 0 बिजली का बिल आता है। कुछ लोग कहते हैं बिजली फ्री क्यों करते हो, हमने चोरी नहीं करी पैसे की, हमने भ्रष्टाचार जो पहले करते थे नेता वो पैसा बचा लिया, और वो पैसा बचा के अगर एक आम आदमी के घर के अंदर उसके जेब में 1000 रुपये बिजली के एक्स्ट्रा डाल दिए, बिजली का बिल अब उसको नहीं भरना पड़ रहा, तो कोई गलत तो नहीं करा, महंगाई के ज़माने में उसका थोड़ा सा फ़ायदा ही करा। जो बड़े बड़े नेता 100 करोड़ ले जाते, उनका 100 करोड़ रुपया बंद कर दिया और सबके जेब में 1000 रुपये डाल दिए, अच्छा ही काम करा। उसी तरह से हमने दिल्ली में वही हम पंजाब में भी करेंगे, पंजाब में 24 घंटे बिजली करेंगे और सबके बिजली के बिल जो है 300 यूनिट तक, मैं हिसाब लगा रहा था लगभग 80% पंजाब के बिजली के बिल 0 हो जाएंगे, सबके बिजली के बिल पुराने माफ़ हो जाएंगे, 24 घंटे बिजली आएगी और बिजली के 80% लोगों के बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे। हमने दिल्ली में करा, किसी के घर में कोई भी बीमार होएगा, हमने पहले सरकारी अस्पताल बड़े ख़राब थे वो बहुत अच्छे कर दिए, अब सरकारी अस्पताल बड़े अच्छे हो गए हैं। उसमें दवाइयाँ पहले नहीं मिलती थी, अब सारी दवाइयाँ मिलती है, दवाइयों की खिड़कियाँ खुलती हैं, मशीनें काम करती हैं, डॉक्टर टाइम पे आते हैं, सारे अस्पताल शानदार हो गए। कई लोग तो फोर्टिस और मैक्स में इलाज नहीं कराते, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं, सारा इलाज मुफ्त कर दिया हमने। तो अगर आपको बुखार है, बुखार के लिए क्रोसिन चाहिए वो भी मुफ्त मिलेगी, और अगर आपको कैंसर हो जाए और कोई बहुत 70-80 लाख रुपए का कोई ट्रांसप्लांट कराना है वो भी फ्री होता है दिल्ली के अंदर। तो 2 करोड़ दिल्ली के लोगों को हमने ये सुरक्षा चक्र दिया है कि अब आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो आपको चिंता की बात। ये पंजाब में भी करेंगे। पंजाब में एक नई घोषणा की हमने कि हर महिला को 1000 रुपये उनकी जेब में देंगे हर महीने। मैं ये मानता हूँ आपकी बात कि 1000 रुपये से उस महिला का क्या होगा, लेकिन 1000 रुपये कम भी नहीं होते। मैं कई ऐसी बच्चियों को जानता हूँ, 18-18 साल की बच्चियाँ, जिनके पिताजी के पास पैसे कम हैं, पिताजी बेटे को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, बेटी को पढ़ने के लिए नहीं भेजते क्योंकि पैसे नहीं हैं। अब अगर उसको 1000 रुपये महीने मिलेंगे तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है कॉलेज की। मैं कई ऐसी हाउसवाइफ्स को जानता हूँ, अगर कोई बेचारी गृहिणी हमारे 1000 रुपये से अपने लिए सूट ले आएगी, अपने लिए साड़ी ले आएगी तो क्या बुरा है। मैं ये नहीं कह रहा 1000 रुपये से उसका घर चल जाएगा, लेकिन अगर उसकी एक नई साड़ी आ जाएगी, अपने बच्चों को हर रोज़ दूध पिला देगी, दूध के पैसे नहीं है उनके घर में, अगर 1000 रुपये से अगर अपने बच्चे को, दोनों बच्चों को दूध पिला देगी तो क्या बुरा हो जाएगा। एक बुजुर्ग महिला है, घर में बेटी आती है, माँ का मन करता है कि उसके हाथ में पैसे रख दूं, लेकिन पैसे नहीं है, बेटे की तरफ देखना पड़ता है, बेटा पैसे देगा तो देगी। अब उसकी जेब में 1000 रुपये आ गए, तो बेटी आई, दोते आए, पोते आए, उनके हाथ में 100 रुपये रख दिए उनके हाथ में, तो माँ का दिल खुश होता है। बस ये 1000 रुपये उतने के लिए ही है, कोई घर चलाने के लिए नहीं है। घर चलाने के लिए नौकरियां देंगे। दिल्ली में हमने 10 लाख नौकरियां दी हैं, 10 लाख नौकरियां, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। पंजाब में भी नौकरियां देंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, बिना नौकरी के घर का गुजारा नहीं होएगा। नौकरियां देंगे, शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, और अच्छे स्कूल बनाना पूरे देश में केवल हमारी पार्टी को आता है, किसी को नहीं आता। किसी ने नहीं बनाया आज तक स्कूल, किसी ने नहीं बनाया आज तक अस्पताल, ये काम हमें ही आता है। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 26000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ, ਤੇ ਆ ਲਾਸਟ ਬਿਜਲ ਸੀਗਾ 69000 ਕਰੋੜ ਦਾ। मतलब बजट भी 2.5 गुना ਵਧਾਤਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਸਕੂਲ ਬਣ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ, ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਯਾਰ, ਘੱਟ ਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, खजाना भी भरांगे, 3 लाख करोड़ का कर्जा भी लाहांगे तो लोगों को सहूलतां भी देंगे। और इसका एक ही कारण है बहन जी, हमारी नीयत साफ है, उनकी नीयत खराब है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सारा काम होएगा, किसी पैसे की कमी नहीं है, ऊपर वाला साथ देता है जब आपकी नीयत साफ हो। आप ये जो बातें कर रहे हैं, चाहे 1000 रुपया देंगे, चाहे हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, बाकी लोगों के जन कल्याण के जो भी काम करेंगे, आपने टाइम फ्रेम तो किया होगा ना। मान लीजिए आपकी सरकार बन जाती है तो 1000 रुपया क्या उसी महीने से मिलने लग जाएगा? नहीं, देखो 10 ऐसा मत करना भाई, 10 तारीख को सरकार बनेगी, 11 तारीख को आप आ जाओ माइक लेके। तो आप बताइए ना। तो 5 साल मांगे हैं जी, 5 साल में कर देंगे। सुनो 4 साल बाद होने लगेगा। 5 साल में अगर ना करें, अगली बार भगवंत भी नहीं आएगा वोट मांगने, मैं भी नहीं आऊंगा वोट मांगने। 5 साल मांगे, 5 साल में सारे काम करेंगे। क्या वो 4 साल के बाद मिलने लगेंगे? नहीं, या ऐसा नहीं है, धीरे धीरे होगा, सारी चीजें होंगी। पहले साल में 2 या 3 वादे पूरे होंगे, दूसरे साल में बजट को भी तो उस तरह से बनाना पड़ेगा ना। मतलब पहले कोई स्कूल अस्पताल पहले साल में ही ठीक होने चालू हो जाएंगे। इन्होंने भी काफी प्लान किया हुआ, बताएंगे। जी। क्योंकि मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि कैप्टन साहब ने भी वादे इतने लंबे कर दिए थे, अब उनके हिसाब से वो वादे पूरे हो गए, लेकिन मुझे लगता है लोगों को लगता होगा कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। सो वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आप टाइम फ्रेम के साथ। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, झूठ बात है। हमने दिल्ली के अंदर सारे वादे पूरे किए, इसीलिए दिल्ली वालों ने दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी है। दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं हमसे। अच्छा, आज आपके चैनल के जरिए मैं एक और ऐलान करता हूं, आप लोग सारे आपके दिल्ली में रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, फोन करके अपने दिल्ली के लोगों से पूछ लेना। अगर दिल्ली के लोग कहें केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है तो पंजाब में वोट देना, वरना वोट मत देना। मनोज तिवारी आए थे कल, उन्होंने कहा कि दिल्ली में गाते बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया गाते। वो रिंकिया के पापा सुना है आप लोगों ने? बहुत अच्छा गाते हैं। रिंकिया के पापा ने ये कहा, एक वो बियर वाला गाना भी है उनका, कि 10% लोगों का बिल कम हुआ है, 90% लोगों के बिल ज्यादा आते हैं और दिल्ली का जल बोर्ड घाटे में चल रहा है। वो ये इल्जाम क्यों लगाते? झूठ बोल रहे हैं, फिगर्स गलत है। 73% लोगों के बिजली के बिल 0 आते हैं दिल्ली में। ये कूड़ प्रचार है आपके खिलाफ, ये गलत है। वो बीजेपी वाले सच तो बोलते ही नहीं है। आप खारिज करते हैं इस बात? हाँ बिल्कुल। जब हम दिल्ली में इलेक्शन लड़ रहे थे 20 में, तो हम स्कूलों की बात कर रहे थे, बिजली की, अस्पताल की, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, और बीजेपी वाले कर रहे थे हिंदू मुस्लिम मंदिर, मस्जिद, शाहीन बाग, ठीक है ना। तो ये नफरत की राजनीति दिल्ली वालों ने नकार दी। वो तो जब भी इलेक्शन आता है उनको पाकिस्तान याद आ जाता है। अब यहाँ भी पाकिस्तान आ गया। दिल्ली में कहते थे पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे, केजरीवाल आतंकवादी है, तो दिल्ली के लोगों ने बता दिया ना, आतंकवादी नहीं है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा है, हमारे परिवार का मेंबर है। तो उनको इस बार उन्होंने क्यों नहीं कहा कि अब की बार इतने पार दिल्ली में? उनको पता था कि अब की बार सिर्फ जमुना पार, और कुछ है ही नहीं उनके पास। और तिवारी साहब कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर मेरा डाटा गलत निकला तो मैं इस्तीफा दे जाऊंगा राजनीति से। तो ले लो इस्तीफा उनसे, दे लो फिर, मैं डेटा आपको भिजवा दूंगा। कांग्रेस वाले सिद्धू साहब जैसे सिद्धू हैं और चन्नी वगैरह, ये इल्ज़ाम लाते हैं ये दिल्ली से, दिल्ली में ये नहीं किया, ये नहीं किया। अरे भाई, नवजोत सिंह सिद्धू साहब, चन्नी साहब 2020 में स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में, दिल्ली के लिए कांग्रेस की लिस्ट में आपका नाम था। आप गए क्यों नहीं वहाँ दिल्ली प्रचार करने के लिए? एक दिन भी नहीं गए। कैप्टन साहब गए थे 3 दिन के लिए। पहले दिन लोगों ने पूछ लिया बिजली क्या भाव देते हो पंजाब में? कहते हैं 9 रुपये। कहते हैं यहाँ तो केजरीवाल फ्री देता है। चलो कहते फिर चलो प्रोग्राम कैंसिल। सिद्धू गए ही नहीं। और कांग्रेस 2015 में कितनी सीटें थी सर? 0। नेशनल पार्टी की नेशनल कैपिटल में 0। 2020 में कितनी है? 0। यहाँ सोनिया गांधी रहती है, राहुल गांधी रहते हैं, जहाँ पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रहते हैं, उनका एमएलए पता कौन है? अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली से। तो जनपथ वगैरह सारा उसमें आता है। अच्छा मान साहब ये बताइए कि आपको सीएम का चेहरा बना दिया, तो अब आपको केजरीवाल बूस्टर की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारी जोड़ी है और ये चुनाव जोड़ियों का चुनाव है। मैं बता देता हूँ, एक जोड़ी है
हम दो भाइयों की, ये मेरा छोटा वीर है, और एक जोड़ी है उनकी, सिद्धू साहब की और चन्नी साहब की, वो दोनों भाइयों की। अब हमें पता है कि किसी भी घर में अगर दो भाइयों की अच्छी बनती है, मिल के चलते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उस घर की बरकत होती है। और अगर किसी घर में दोनों भाइयों की लड़ाई झगड़ा होता है, रोज कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, तो घर बर्बाद हो जाता है। हम दोनों भाइयों में प्यार मोहब्बत है। एक जोड़ी ये है, अगर ये जोड़ी जीतती है तो पंजाब में बरकत होगी, और दूसरे वो रोज हम देखते हैं टीवी पे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, अगर उनको वोट पा देता तो पंजाब बर्बाद हो जाएगा। सचिन और सहवाग की जोड़ी है, जिसको भी स्ट्राइक मिल जाए छक्का चौका। ये नहीं है कि मैं पहले सेंचुरी पूरी करूंगा, पर्सनल इंडिविजुअल नहीं है कुछ, तो इन्होंने किया है। मैं उस दिन भावुक इसलिए हुआ था, पूछा गया मुझसे कि जिस दिन सीएम का चेहरा अनाउंस किया, मेरे मन में ये आया कि मैं एक गांव से एक टीचर का बेटा हूँ। मेरे मन में ये आया यार, एक ही पार्टी है जो सीएम के फेस के लिए मुझे इन्होंने आगे किया। बनाना तो लोगों का काम है, वो तो 20 फरवरी को बताएंगे, 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो पार्टी बनाई कि आम आदमी को ये एहसास हो गया मैं विधानसभा लड़ सकता हूँ, मैं भी लोकसभा लड़ सकता हूँ। पहले लोग कहते थे ये गुंडागर्दी है यार, ये राजनीति पैसे वालों का खेल है, लेकिन राजनीति अब आम घरों में अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। और मेरी उम्र में जो कांग्रेस में या अकाली दल में या बीजेपी में हैं, उनको जिला प्रधान भी नहीं बनाता कोई। इन्होंने 25, 26 साल के बच्चों को दिल्ली में विधानसभा में मेंबर बना रखा है। तो इसलिए मैं कर रहा था कि एहसानमंद है सर के। मालवा में बहुत अच्छी पोजीशन है, आपके भी रोज सर्वे होते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि दोआबा और माझा में आम आदमी पार्टी को और मेहनत की जरूरत है? नहीं, इस बार तीनों जगह अच्छी पोजीशन है। मैं मतलब कोई आपके चैनल पे गलत नहीं बोल रहा, हमारे सर्वे रोज आते हैं और तीनों जगह इस बार बहुत अच्छी पोजीशन है। हमारे कैंडिडेट्स भी बहुत अच्छे हैं, कैंपेन भी अच्छा चल रहा है, लोगों को उम्मीद भी बहुत है हमसे। क्या किसान पार्टी आपका वोट डैमेज कर रही है? जो भी ऐसा वोट है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, वो नेचुरली हमें पड़ेगा, और वही उसमें से एक थोड़ा बहुत हिस्सा किसानों को भी पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत वोट तो जाएगा उनकी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल यही था कि अब की बार कितना पार? जोड़ी बैठी है, जोड़ी से ही पूछ लेते हैं। जो जनता देगी वो सर माथे पे, जनता का आदेश सर माथे पे। सर्वे क्या कहते हैं? आप रोज सर्वे करवा रहे हैं, एक नंबर दे दीजिए जनता को। नहीं, कोई नंबर नहीं, हमें उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत देंगे, अच्छा बहुमत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केजरीवाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका सब टाइम निकाला। भगवंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जिस राह की तलाश में आम आदमी पार्टी उस शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, इस बार मार्च के महीने में जनता ये तय कर देगी कि वो शिखर उनके लिए कितना नजदीक है या कितना दूर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।